नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805309697060386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स है वो गवर्नमेंट की सारी लीडिंग वेबसाइट से और जो लीडिंग न्यूज़पेपर से वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी, सीएससी और उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशंस हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी ये सीरीज। तो आप लोग इस सीरीज को सतत रूप से देखें, कंटिन्यूएशन बनाए रखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम के चैनल पे उपलब्ध कराई जाएगी। उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन कर लें और साथ ही इंस्टा का जो पेज है उसको भी फॉलो कर लें। देखेंगे कि इन टॉपिक्स को देखने जा रहे हैं। आज ज्यादा टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स हैं और उसमें से कुछ जो है आपके रेपिटेशन भी है। जैसे कि यहाँ पर सुपर कंप्यूटर की बात करेंगे, परम शक्ति की, है ना। उसके बाद जो इलीगल माइनिंग है, रोड सेफ्टी, रेगुलर देखते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आज खादी टेक्सटाइल का प्रमोशन के लिए क्या नए नए इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सब है, इसको देखेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ बॉर्डर। दरअसल क्या है, जब हम इंटरनेशनल ग्राउंड पे जब कंट्रीज के बीच में डमार्केशन देखते हैं कि किस तरीके से बॉर्डर्स को, ये सीमाओं का जो सीमांकन किया गया, कैसे किया गया है, तो आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम जगह जो है ब्रिटिशर्स की या जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज थी उनकी क्या थी, कॉलोनीज थी। तो जब वो वहां से गए तो बहुत सारा वहां पर क्या हुआ, डिस्प्यूट रेज हो गया। जैसे मैकमहन लाइन हो गया आपका, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो गया आपका, है ना। तो इसमें बहुत सारे जो है वहां पर डिस्प्यूट देखे जाते हैं। तो उसी के संदर्भ में है कि कितने बॉर्डर्स को वहां पर जो है क्लासिफाई किया गया। तो ये चीज देखेंगे, बिल्कुल नॉर्मल सा पार्ट है, जीएस पेपर 2 में रख सकते हैं। एफटीए जो है रेगुलर चर्चा में है, तो आज फिर से ये यूनाइटेड किंगडम को लेकर चर्चा में है। उस दिन हमने अभी लगातार पिछले 10 दिनों में इसको कई बार कवर किया अलग अलग देशों के साथ। तो अगर हमको एफटीए के बारे में पता है ना, तो हम किसी भी कंट्री के साथ आए तो हम उसको डील कर सकते हैं अपने मेंस के आंसर राइटिंग में, प्रीलिम्स में भी कर सकते हैं। तो ये आप रख सकते हैं सेकंड पेपर में भी और थर्ड पेपर में भी, ठीक है ना। इसके बाद 15 पॉइंट जो प्रोग्राम है माइनॉरिटीज के लिए है, तो ये पता है हमें कि जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स है उनके वेलफेयर के लिए जो इनिशिएटिव्स लेती रहती गवर्नमेंट, वो क्यों लेती रहती, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जो उद्देश्य है वो हमारे संविधान में कहां पर है, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 39 के अंतर्गत देखते हैं और जो हमारा प्रीएमएल है वहां पर भी देखते हैं। अल्टीमेट किसी भी गवर्नमेंट का, किसी भी देश की सरकार का जो कर्तव्य है वो क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। क्योंकि जब पूरे विश्व में लिबरलिज्म जब आता है तो उसका ध्येय क्या होता है, बाद में आप देखेंगे। तो जैसे आप मान लीजिए कैपिटलिस्ट अप्रोच मान लीजिए, सोशलिस्ट अप्रोच मान लीजिए, लेकिन आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो फेबियन सोशलिज्म की बात होती है। मतलब वहां पर लिबर्टी की भी बात है ना, कैपिटलिस्ट अप्रोच भी है, लेकिन उसमें वेलफेयर का जो एक इनपुट है वो भी ऐड कर दिया गया है ना। वो सारे जगह आप देखेंगे, ठीक है। तो इसको देखेंगे हम लोग थर्ड पेपर में और सेकंड पेपर में, दोनों जगह रख सकते हैं। स्पेशली सेकंड पेपर में है ये आपका, है ना, सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है। इसके बाद ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी 2022 है। लगातार देखिए हमारे यहाँ इंटरनेट यूजर्स की जो है संख्या बढ़ती जा रही है। अब जब वो संख्या बढ़ती जा रही है तो ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बैंकिंग भी है, सिक्योरिटी का भी संदर्भ है, वो वहीं से आपका रिलेटेड है। तो हमको यहाँ पर क्या जरूरत है, सिक्योरिटी की, क्योंकि लगातार साइबर फ्रॉड भी बढ़ता जा रहा है। फिर हमको इन संसाधनों का मोबिलाइजेशन भी करना है, तो उसी से रिलेटेड है ये आपका पॉलिसी लाई गई। इसको देखेंगे हम, थर्ड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क, इसके लिए जो है आपके रूल्स भी लाए गए थे 2016 में। उसी के अंतर्गत ये अगला कदम है ना, किस तरीके के पार्क स्थापित किए जा रहे हैं ताकि जो हमारे यहाँ, जैसे आप नॉर्डिक कंट्रीज में देखेंगे वेस्ट टू यूज मॉडल, मतलब जो अपशिष्ट है पहले तो हम क्या करें, उसको या तो रिसाइकिल कर लें, है ना, ताकि उसका जो है एक्युमुलेशन ना हो एनवायरमेंट में, हमारी अर्थ में, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट है वो ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाएगा, कई तरीके के उससे पॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो इसको हमको चैनलाइज करने की जरूरत है। तो जो अपशिष्ट प्रबंधन है, ठोस हो, तरल हो, है ना, द्रव्य हो,
आपके सारे तरीके के अपशिष्टों का प्रबंधन आवश्यक है ना। कोविड 19 से रिलेटेड भी बहुत सारे आपके जो मेडिकल से रिलेटेड आपके वेस्ट है हुए, और जो आपके इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, तो सबको हमको प्रबंधन करने की आवश्यकता है, और फिर उसको इस तरीके से उसका पुनर्चक्रण करें कि उसको पुनर्उपयोगी भी बनाया जा सके, रीयूजेबल है ना, रीयूज के लिए भी उसको यूज किया जा सके। तो इसको देखेंगे हम लोग, ये आपका थर्ड पेपर का पार्ट है। इसके बाद एनवायरमेंट का पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेशनल डॉल्फिन डे की बात किया गया है कि भैया 5 अक्टूबर को जो है ये हर वर्ष मनाया जाएगा। तो अब देखेंगे हम कि ये जैसे आपकी रेड डेटा लिस्ट है, उसमें कहां लिस्टेड है, ये कहां पाई जाती है ना। गैंगेटिक डॉल्फिन की बात करें, है ना, ये ब्लाइंड होती है, इसको सूस भी कहा जाता है ना। इसमें से वेव्स निकलती है जिसके कारण इसका शिकार विकार हो जाता है। इंडिकेटर स्पीसीज है एक तरीके की ये, कि जो हेल्दी एनवायरमेंट है, इकोसिस्टम है, वो है कि नहीं है ना। तो ये सब चीजें इसको देखेंगे, थर्ड पेपर का पार्ट है। खादी टेक्सटाइल, डेली मैंने आपको हमेशा एक फैक्ट बोलता हूं कि लगभग आप देखेंगे तो हमारे पूरे देश में सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड या विकेंद्रीकृत जो आपकी क्या है ये विकेंद्रीकृत आपका, ऐसा मान लीजिए कि यूनिट है, इस तरीके की जो इंडस्ट्री है सारी जगह पाई जाती है। ऊपर से ये क्या है, लेबर इंटेंसिव है। तो इससे हम एम्प्लॉयमेंट की जो एम्प्लॉयबिलिटी है, या मतलब रोजगार के जो आपके अवसर है उसको भी उपलब्ध कराएंगे हम, फॉरेक्स भी ला सकेंगे हम, ठीक है ना। और इससे जो है हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल है उसमें वैल्यू एडिशन करके उसको फिनिश्ड गुड में हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करके फॉरेक्स से हम कमाई करेंगे, है ना। जो हमारे यहाँ क्या होगा, फॉरेक्स बढ़ेगा, और जो हमारे यहाँ बैलेंस है किसका, जो ट्रेड का या बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वहां पर भी इंक्रीमेंट कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ये पेपर थर्ड का पार्ट है। रोड सेफ्टी के बारे में पहले भी चर्चा किया है हमने, आज फिर से है, ये आपका थर्ड पेपर का पार्ट है। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति देखेंगे, थर्ड पेपर का पार्ट है। और इलीगल माइनिंग सेकंड और थर्ड पेपर में रख सकते हैं। इसके बारे में 2015 में ही रूल आ गया था, इसमें और देखेंगे कि आगे क्या जो है फर्दर जो है स्टेप्स जो है गवर्नमेंट ने लिए। तो सबसे पहला जो यहां पर हमारा क्या है, ये पेपर 1 में क्यों रखा आप ये समझिएगा, टाइप्स ऑफ बॉर्डर क्यों, क्योंकि वहां पर लिखा हो गया अंतरराष्ट्रीय जो सीमाएं थी उनका सीमांकन, है ना। जो आप जो आपका डी कॉलोनलिज्म है, जिसको आप औपनिवेशीकरण कहते हैं। तो पहले उपनिवेश बनाया, फिर उपनिवेश बनाने वाले ये जो आपके मात्र राज्य थे वो वहां से निकले, जैसे ब्रिटेन हमारे यहां से निकला। तो क्या किया उसने कि भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत बांग्लादेश के बीच में, भारत चाइना के बीच में कई सारे जो है डिस्प्यूट्स हुए, है ना। आप देखते हैं, तो उसी से संदर्भित इसको फर्स्ट पेपर में रखा गया। लेकिन इसको इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी पूछा जा सकता है ना, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला जा रहा है कि सीमावर्ती जो क्षेत्र है भारत और किसके संदर्भ में, भारत और चाइना के बीच में, तो वहां पर यह बोला गया है भारत के द्वारा चाइना को कि भैया पीस बनाए रखो, शांति बनाए रखो। केवल यही जो है हमारे रिलेशंस को सामान्य बनाए रखने का आयाम है, ठीक। अब यहां पर जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब भारत का भ्रमण किया तो उन्होंने प्रत्यक्ष तौर में बताया था कि भारत चीन के संबंध में, है ना, जब उन्होंने यहां पर विजिट किया तो भारत ने उनको बताया कि तब तक हमारे संबंध नॉर्मल नहीं हो सकते जब तक आप एलएसी से जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां से विड्रॉ नहीं कर लेंगे अपने ट्रूप्स को। नॉर्मल सा स्टेटमेंट है, ठीक। अब इसके बाद यहां पर यह भी बताया गया कि ये जो समस्या है एलएसी में, ठीक है ना, तो इसके बारे में कई सारी अलग अलग व्याख्याएं हैं हमारे यहां, ठीक है ना, अलग अलग व्याख्याएं हैं उसके संदर्भ में कि यहां तक आपका क्षेत्राधिकार है, यहां तक हमारा क्षेत्राधिकार है, ठीक है ना। और मजेदार बात यह है कि चाइना ने जितने भी डिस्प्यूट थे तो अपने 90-95% जो डिस्प्यूट है सारी कंट्रीज के साथ लेके देके किसी भी तरीके से उसने क्या कर लिया, उसको सॉल्व कर लिया। लेकिन भारत वहां पर बचा हुआ है, उसका कारण दूसरा है। उसका कारण क्या है कि साउथ एशिया में, इस पूरे रीजन में जो आपके उसके प्रतिद्वंदी के रूप में या उसके जो आपकी पावर है उसको कोई जो चुनौती दे सकता है, उसमें भारत एक महत्वपूर्ण आयाम है। क्यों? क्योंकि यूएस जो है भारत को वहां पर नेचुरल अलाई के रूप में देखता है, आईओआर रीजन में पूरी जगह, ठीक है ना। और हाँ, ठीक है, तो यहां पर क्या है कि यहां पर कई तरीके की व्याख्याएं हैं अलग अलग, जो आपके वहां पर बैठक होती थी उसके हिसाब से, ठीक है। तो जॉनसन लाइन की बात करते हैं, वहां पर मैकमोहन लाइन की, मतलब अलग अलग लोगों की अलग अलग व्याख्याएं जिसके कारण विवाद बना हुआ है, ठीक है ना। ब्रिटेन का अपने संदर्भ में देखेंगे तो उसका किसी से कोई विवाद नहीं है, ठीक है ना। तो यह टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल कंटेक्चुअल पार्ट है, ये कभी मेंस में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी हमें पता होना चाहिए, कभी प्रीलिम्स वगैरह में कोई एक टर्मिनोलॉजी पूछ लिया तो। इंटरनेशनल बॉर्डर क्या होता है कि जो दो कंट्रीज है उसके बीच में दोनों की सहमति से जो आपका एक्सेप्टेबल हो, स्वीकार्य हो, ठीक है ना। उसके बाद ये याद रखिएगा कि जो एक्सेप्टेबल होगा तो दोनों के अपने अपने क्या होंगे, क्षेत्र होंगे,
ठीक है ना, टेरिटरी होगी, तो उसमें उनकी पूर्ण स्वामित्व या पूर्ण संप्रभुता, जब वर्ड आ जाता है एब्सोल्यूट सोवरेनिटी का, तो मतलब क्या है संप्रभुता का, कि भैया हमारे राज्य क्षेत्र में, हमारे घरेलू विवाद में किसी भी बाह्य शक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं सोवरेनिटी, नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर यह बोला जा रहा है कि इनके अंतर्गत जो भी मैपिंग वगैरह होती है उसमें कोई एम्बिगिटी नहीं होती है, ठीक है ना, एम्बिगिटी नहीं होती है, जैसे रेड क्लिफ लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद यहां पर ये बताया जा रहा है कि ये जो है दोनों देशों के द्वारा है परस्पर स्वीकृत होता है, तो इसमें जो है वहां पर क्या होता रहता है, इनका जो है आपस में इंटरेक्शन होता है, रेलवे है, बस है, इनके द्वारा जो है सामान्य तंत्र वहां पर विकसित होते रहते हैं, और जो डे टू डे इश्यूज रहते हैं उनको भी जो है उसके द्वारा जो है सॉल्व किया जाता है। नॉर्मल सी चीज है, इसको रटने की आवश्यकता नहीं। इसके बाद यहां पर एंटीसीडेंट बाउंड्री की बात करें तो ये फिजिकली जो लैंडफॉर्म का एक रिलीफ का है ना, जो उच्चावच बोलते हैं, है ना, तो जो आपका भौतिक उच्चावच है या भौतिक जो लैंडफॉर्म है, जैसे मान लीजिए रिवर है, ठीक है ना, माउंटेन है, ओशियन, उसके द्वारा वहां पर क्या किया जाता है, डेमार्केशन किया जाता है कि भैया वहां पे उसके बाद जो ह्यूमन सेटलमेंट होगा, ठीक है, जैसे हिमालयन माउंटेन हो गया इंडिया और तिब्बत के बीच में, तो ऑलरेडी वो नेचुरल बाउंड्री हो गई आपकी, है ना, उसको बोला जाता है। उसके बाद सब्सिक्वेंट बाउंड्री, अब ये सब जब आप रिवर के बारे में पढ़ते होंगे कि एंटीसीडेंट रिवर क्या होती है, सब्सिक्वेंट रिवर क्या होती है, तो उसी से रिलेट करके देखेंगे तो वही चीजें हैं यहाँ पर। अब सब्सिक्वेंट अगर बाउंड्री की बात किया जाए तो ये जो बाउंड्री होती है जो बाद में आपका डेमार्केशन किया गया बाउंड्रीज का, उसके पहले ही आपका क्या था, इसका निर्धारण हो गया था। ऐसी रेखाएं भी जो होती है मैक्सिमम आप देखेंगे तो भौगोलिक इकाइयों के द्वारा ये आपकी पृथक की जाती है। जैसे मान लीजिए एंडीज को ले लीजिए आप, ठीक है ना, अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो जो एंडीज आपकी क्या है, रेंज है, पर्वतमाला है, तो वो चिली को अर्जेंटीना और बोलीविया से अलग करती है। तो वहां पर क्या है, सांस्कृतिक बदलाव, जैसे हमारे यहां देखिए लद्दाख क्षेत्र में भारत और चाइना की सीमा है ना, जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में भारत और पाकिस्तान की सीमा है, तो इसके बीच में जो है डेमार्केशन किया गया, वहां पर जो है विभाजन किया गया और सीमाओं को देशों को सौंपा गया। सुपर इंपोज की बात करें तो फोर्सफुली ड्रॉ की गई बाउंड्री होती है ये, जो यूनिफाइड कल्चरल बाउंड्री कही जाती है, जैसे यूएसए और कनाडा के बीच में, कनाडा के बीच में। रेलिक्ट बाउंड्री की बात करें तो एग्जांपल से समझिएगा, जैसे द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, तो ये इस टाइप की बाउंड्री होती है कि इसमें अब मान्यता तो इसकी समाप्त हो गई है ना, परंतु समाज में अभी भी ये एक्सेप्टेबल होती है, तो इसको अवशेषी जो है सीमा रेखा बोला जाता है। इसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल जो बोला जा रहा है, नियंत्रण रेखा जिसको बोला जा रहा है, तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज, जैसे कोई युद्ध हुआ है ना, जैसे फायरिंग हुई, फेस टू फेस इंटरेक्शन हुआ, तो उसके बाद वहां पर डेमार्केशन किया जाता है, किसके द्वारा, मिलिट्रीज के द्वारा, ठीक है ना। तो ये डिनोट करता है बाउंड्री को कि यहां से भैया अब सेपरेट किया जा रहा है दो देशों के बीच में बाउंड्रीज को, है ना, ठीक है। इसमें आप इंडिया की यूटी को ले सकते हैं, जैसे जेएनके। अब जेएनके वाला पार्ट क्या है, भारत का पार्ट है, लेकिन जो इलीगली जिसको हम पीओके बोलते हैं, है ना, तो वो भी ऐसा ही बोलता है कि हमारा क्षेत्र भारत ने उसको जो है अपनी तरफ ले लिया। तो इलीगली जो ऑक्यूपाइड क्षेत्र है आपका पाकिस्तान का, ठीक है, तो उसके बीच में एक लाइन बना दिया गया, तो इसको लीगली रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है ना, कि दोनों देशों के बीच में जो है अलग अलग व्याख्याओं के कारण, लेकिन इसका इंटरनेशनली बाउंड्री का जो एक्सेप्टेंस है उससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। और ये सर्व करता है डी फैक्टो बॉर्डर के रूप में, नॉर्मल सी चीज है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें, ये लाइन ऑफ कंट्रोल था, ठीक है ना, और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। तो इसमें नोशनल जो है आपका, जो आपका डेमार्केशन किया जाता है लाइंस का, जो सेपरेट करता है ना, दो टेरिटरीज को देशों के बीच में, तो जैसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है भारत और चाइना के बीच में, है ना, ठीक है। तो इंडिया, समझिएगा कि जो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र है उसको चीनी जो आपका नियंत्रित क्षेत्र है उससे अलग करने वाली ये एक तरीके की रेखा है। इसमें बहुत बड़ा आपका खाली क्षेत्र है जिसके अंतर्गत भारत और चाइना की जो आपकी आर्मी है वो लगभग मिलिट्री जो है लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी जो है एक दूसरे से बनाई रखती है, और इसमें अभी भी जो है विवाद बना हुआ है। एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन की बात करें तो डिवाइड करता है ये भारत और पाकिस्तान को, ठीक है ना, और कंट्रोल प्रोवाइड करता है सी और ग्लेशियर का जो आपका क्षेत्र है, जैसे आपका सियाचिन ग्लेशियर की बात करें, ठीक है ना। अब उसका स्ट्रैटेजिकली जो इंपॉर्टेंस है सियाचिन ग्लेशियर का, क्यों, क्योंकि हाईएस्ट बैटलफील्ड है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है ना। अब ये जो है यहां पर देखिए कि उसका एक्सटेंशन देखिए, जैसे जो आपका नदन, आपका सबसे ज्यादा नदन मोस्ट जो आपका पॉइंट है एलओसी, ठीक है ना, वो बिगिन उसका जो आरंभ होता है कहां से होता है, एनजे 9842 से, ठीक है ना, एलओसी में, और उसका अंत कहां पे होता है, तो इंदिरा रिज में होता है, जो ट्राई जंक्शन है आपका, जहां पर कंट्रोल 3 कंट्री का है, इसीलिए तो ट्राई जंक्शन बोल रहे हैं, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान। बिल्कुल कंटेक्चुअल टॉपिक था ये आपका, इसकी जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। अब एफटीए की बात करेंगे तो नॉर्मल सी चीज है, दो देशों के बीच में बायलैटरल ट्रेड को, दो देशों या कई सारे भी देश हो सकते हैं उनके बीच में, है ना, जो आपके
एग्रीमेंट साइन करते हैं, तो देशों के बीच में जैसे टैरिफ्स लगता है, कोटा लगता है, तो जो ट्रेड हो रहा है उसमें कम से कम जो है शुल्क और प्रशुल्क वगैरह लगे वहां पर, और देशों के बीच में जो है आपके व्यापार के संदर्भ को बढ़ाने के लिए इस तरीके के एग्रीमेंट को किया जाता है। यह भी एलपीजी के दौरान जो आपका व्यापार को बढ़ावा देना है, एकाधिकार को खत्म करना है, प्रतियोगी जो प्रतिस्पर्धी मार्केट है उसको रेडी करना है, ताकि जो है अफोर्डेबल चीजें उपलब्ध कराई जाए। तो इन सब संदर्भों से संदर्भित है आपका ये एफटीए, ठीक है ना। तो इसके लिए अभी जो है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में लंदन में आपका बायलैटरल जो आपका एफटीए है उसकी दिशा में सेकंड राउंड की जो आपकी है वार्ता वहां पर हुई है। अब एफटीए के बारे में समझ लेते हैं, ये आपका रेपिटेशन है, इसको थोड़ा जल्दी देखेंगे। ये पैक्ट कैसा है, दो और उससे ज्यादा जो आपके देश है उनके बीच में जैसे बैरियर्स लगते हैं आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के संदर्भ में, तो उनको कम से कम करना, नेग्लेजिबल करना। अब इसके अंतर्गत गुड्स और सर्विसेज भी आती हैं जिनको खरीदा और बेचा जा सकता है। इंटरनेशनल बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं हम, इंटरनेशनल बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं, उसमें या तो जो गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं, है ना। जैसे कोटा हो गया, सब्सिडी हो गया, टैरिफ हो गया, तो इन सब जो बैरियर्स को जो है वहां पर समाप्त किया जाता है और ये लीगली बाइंडिंग होता है जो भी आपके स्टेक होल्डर, जो भी देश इनको साइन करते हैं। इसके बाद यहां पर प्रॉपर और फेयर ट्रेड और कॉमर्स एक्टिविटीज को वहां पर इंश्योर किया जाता है देशों के बीच में, और जो साइनिंग पार्टीज हैं वो ग्रेजुअली और क्रमिक रूप से, मतलब क्रमिक रूप से जो है वहां पर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं गुड्स और सर्विसेज के संदर्भ में एक दूसरे को, ठीक है ना। और ये आपका लिबरलाइज करने के लिए है ट्रेड को, जैसे गुड्स है ना, पहले गुड्स में काम करेंगे वो, वहां पर जो है उसको लिबरलाइज करेंगे, फिर उसके बाद सर्विस को, और सर्विसेज को फाइनली जो है इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है इसमें कि भैया जो भी आपका मोबिलिटी है, जो भी आपका ट्रेड है दो देशों के बीच में गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट को लेके, वो वहां पर उसको इंकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है। एक तरफ तो ये आपका बिजनेस को बढ़ाता है, ट्रेड को बढ़ाता है, दूसरी तरफ ये जो है प्रोवाइड करता है कम से कम वैल्यू में रॉ मटेरियल को, ठीक है ना, जो कि आपका डोमेस्टिकली अगर अवेलेबल नहीं है तो उसकी उपलब्धता कराएगा। तो इनपुट कम हो जाएगा, इनपुट कम हो जाएगा तो आपका आउटपुट बढ़ जाएगा, तो ट्रेड आपका कैसा हो जाएगा, प्रॉफिट आपका ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर जो है ये भी बताया जा रहा है कि इससे इंक्रीज होता है आपका प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इंटरनेशनली स्टैंडर्ड जो गुड्स है उनके जो मानक है उसके हिसाब से जो है वहां पर प्रोडक्शन किया जाता है, तो मानकों में भी वृद्धि होती है, ठीक है, ठीक है। और जो चयनित वस्तुएं होती हैं उनका उत्पादन के जो आगत है, जो इनपुट है वो भी कम हो जाता है, ठीक है। अब यहां पर जो है स्थानीय उत्पादन और जो आपका विदेशी व्यापार है उसको वहां पर क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, उसकी मिश्रण करते हैं और उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करते हैं, ताकि जो आपकी अर्थव्यवस्था है उनका विकास समुचित रूप से हो सके और वो आर्थिक समृद्धि भी हासिल कर सके, ठीक है। और उनको जो है वृद्धि को बढ़ाने में, जैसे ग्रोथ है तो उसको बूस्ट करने में भी वो आपका सहायक है। इसके बाद ये डाइवर्सिफाई करता है पूरी सप्लाई चेन को, उसको ज्यादा इजी करता है, चीपर करता है, मतलब क्या हो गया, अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ा रहा है, अवेलेबिलिटी भी बढ़ा रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वाइबिलिटी भी बढ़ा रहा है उसकी, कहां, तो वो बिजनेस को ज्यादा वहां पर क्या कर रहा है, प्रमोट कर रहा है अक्रॉस द बॉर्डर्स, ठीक है। अब यहां पर सीधी बात है कि अगर जो बैरियर्स है ट्रेड के संदर्भ में अगर वो कम हो जाएंगे तो जो एमएसएमई जैसे स्मॉल और मीडियम साइज जो इंटरप्राइजेस होते हैं वो भी अपने गुड्स और सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर पाएंगे ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल ठीक है। और ये प्रोवाइड करेगा क्या, नए और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को भी, ठीक है। तो उसका उन जो आपके बिजनेसमैन है, जो इंटरप्राइजेस है, उनका टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में भी एनहांसमेंट होगा कि नहीं, उन्नयन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। इसके बाद जो ये प्रोवाइड करता है उपभोक्ताओं को सभी कंट्रीज के संदर्भ में वैरायटी भी और अफोर्डेबिलिटी भी प्रोडक्ट्स की, ठीक है ना, डाइवर्सिटी भी होगी, अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होगी वहां पर, ठीक है। और ये आपका एक अहम भूमिका का निर्वहन करेगा दोनों देशों के बीच में, देशों के बीच में उनके संबंधों को और ज्यादा गहरा करने में, मतलब डीप आपकी वहां पर क्या हो जाएंगे, टाइज हो जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर एफडीआई को भी प्रमोट करेगा, कैपिटल फ्लो भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना ही है इससे, ठीक है। और इससे एकाधिकार भी कम होता है, जब एकाधिकार कम होता है और ज्यादा प्लेयर्स वहां पर आते हैं तो उसमें रेट जो है वाइबल हो जाता है। एग्जांपल के लिए आप समझिए कि पहले टेलीकॉम इंडस्ट्री में केवल बीएसएनएल था तो इनकमिंग का भी 6-7 रुपए लगता था। अब 2000 के दशक के बाद आप देखेंगे कि लगातार जो है प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो वहां पर बढ़ते हैं और अगले 20 सालों में जो आज का संदर्भ है, यहां 500 रुपए में हम 3 महीने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बातें करते हैं, इनकमिंग तो फ्री है ही। तो क्या हुआ, जब एकाधिकार हटा, मैक्सिमम प्लेयर्स वहां पर प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री हुई तो कंपटीशन बढ़ा तो वहां पर टैरिफ कम हुआ, तो उससे फायदा किसको हुआ, अल्टीमेटली जनता को, ठीक है ना। तो इसको आप यहां पर संदर्भित कर सकते हैं। अब इश्यूज क्या है इसके साथ, एफटीए के साथ, ये देखेंगे हम। तो सबसे पहली बात यहां पर ये क्वेश्चन उठ के आता है कि जैसे मान लीजिए फ्री कर दिया,
है ना, बैरियर्स को कम कर दिया, कोटास को कम कर दिया, है ना, जो भी आपके वहां पर चार्जेस लग रहे हैं, प्रशुल्क वगैरह, तो उससे जो आपके बौद्धिक संपदा अधिकार है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, उन पर नेगेटिव इंपैक्ट वहां पर पड़ता है। ठीक है, अब इसका कारण क्या है कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर होते हैं आपके, वो रेप्लिकेट कर देते हैं इन सब चीजों को, प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग को। ठीक है ना, तो उससे जो भी आपके बड़े कॉर्पोरेट्स बना रहे हैं उनको वो भी बनाने लग जाते हैं, प्रतिलिपिकरण किया जाता है, तो उससे आईपीआर के लिए थ्रेट जनरेट हो सकता है। इसके कारण क्या होगा, रेवेन्यू लॉस भी हो सकता है गवर्नमेंट को, है ना, अगर वो कम कर देगी तो जो उसको रेवेन्यू मिल रहा था, है ना, मतलब जो भी आपके टैरिफ लग रहे थे, जो शुल्क लग रहे थे आपके, जो भी आपके वहां पर प्रशुल्क और शुल्क लग रहे थे, वो कम हो गया, तो गवर्नमेंट की आय कम हो गई। अब जब गवर्नमेंट की आय कम हो गई, तो जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में वो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का, जो आपका फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका जो भी वहां पर एक्सपेंडिचर है वो कम हो जाएगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो विदेशी कंपनियां हैं वो आपका घरेलू संसाधन और मजदूरों का शोषण वगैरह भी करती हैं। ये चाइना के संदर्भ में आप रेगुलर देख सकते हैं। ठीक है ना, तो अब इसके बाद ये बोलते हैं कि जब दो देशों के बीच में मान लीजिए इस तरीके का, या कई देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, तो उससे क्या होता है, उनके बीच में अंतर निर्भरता बढ़ती है। तो हर चीज के अगर इफेक्ट होते हैं तो साइड इफेक्ट भी होते हैं। कोई भी चीज जो है एब्सोल्यूट अच्छी नहीं हो सकती और एब्सोल्युटली गलत भी नहीं हो सकती। यही जैन के स्यादवाद सिद्धांत को आप एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, जो जिसकी प्रासंगिकता आपको यहां पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी दिखाई दे रही है। ठीक है, अब जैसे मूवमेंट होगा यहां पर फॉरेन गुड्स का, तो वहां कहीं ना कहीं जो इंडिजीनियस इंडस्ट्री है उन पर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है, जीएस पेपर 1 और 2 दोनों में रख सकते हैं। 15 पॉइंट प्रोग्राम की बात की जा रही, तो जो हमारी मिनिस्ट्री है माइनॉरिटी अफेयर्स की, उसने इंप्लीमेंट किया है आपका हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 15 पॉइंट प्रोग्राम। ठीक है ना, तो ये किसके लिए है, तो वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, किसके, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब आप संविधान देखते हैं तो उसमें उद्देशिका देखते हैं, जिसको आप प्रियम्बल बोलते हैं, वहां पर भी ये उद्देश्य है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। उसके बाद डीपीएसपी में जाइए आप, नीति निदेशक तत्व में आर्टिकल 39 सब क्लॉज बी सब क्लॉज सी में, वहां पर भी यही आयाम है। तो अल्टीमेटली किसी भी राज्य का, राज्य मतलब स्टेट से मतलब नहीं है, पॉलिटिकल साइंस में हम राज्य बोल रहे हैं तो देश को संदर्भित करते हैं उससे। तो कोई भी देश है, कोई भी देश की सरकार है, उसका अल्टीमेटली गोल क्या है, कल्याणकारी राज्य की स्थापना। उसके अंतर्गत क्या आएगा कि जो हमारे समाज में जो विकास की मुख्य धारा के सबसे अंतिम पायदान पे बैठे हुए, लास्ट माइल पे बैठे हुए, उनको क्या करना, उनको भी एम्बेडेड करना, उनको भी वहां पर संपृक्त करना, किसमें, समाज में विकास की मुख्य धारा से, तभी तो कल्याण होगा। ठीक है ना, तो ये इसलिए लाया गया है। अब माइनॉरिटी के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो सीधी बात है, हमारे यहाँ नोटिफिकेशन में किसको बताया गया, तो जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, जो एक्ट है हमारा नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, उसकी जो सेक्शन है 2 सब क्लॉज सी, उसमें यह बताया गया मुस्लिम्स, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसी, इनको नोटिफाई किया गया है एज माइनॉरिटी कम्युनिटी। तो हमारे लिए केवल यही माइनॉरिटी है। और अल्पसंख्यकों की बात की जाए तो ये जातिवादी से रिलेटेड नहीं है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है। रिलीजन, भाषा और संस्कृति के आधार पर उनको जो है ये बोला गया है। पॉपुलेशन कम एक ग्राउंड हो सकता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम ग्राउंड देखें, कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड देखें, तो केवल 2 ही आयाम है। अब ये जो 15 पॉइंट प्रोग्राम है इसके बारे में देख लेते हैं। तो भैया इसको जो है लाया गया था, इसकी परिकल्पना 2006 में की गई थी, है ना, किसके लिए, तो वेलफेयर के लिए, कल्याण के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। ठीक, ये आपका एक समग्र योजना है। इसमें कई सारे मंत्रालय जो है इंटरेक्शन करते हैं और भाग लेते हैं यहां पर, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि जो भी कमजोर वर्ग के या वंचित वर्ग के, अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं, जो भी सरकारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही है, उनका उनको लाभ दिया जा सके, और वो लाभ अवेल करने के लिए, लाभ उठाने के लिए उनको समान अवसर उपलब्ध कराए जा सके, जिससे अल्टीमेटली होगा क्या, तो पूरी कंट्री का समग्र कॉम्प्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, समग्र सामाजिक आर्थिक विकास को सुनिश्चित किया जा सकेगा। ये सब कीवर्ड्स हैं। ठीक है ना, इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सीधी बात है, एजुकेशन के लिए जो है अवसर जो है उनकी उपलब्धता बढ़ाना। दूसरा क्या, यहां पर जो भी आपकी आर्थिक गतिविधियां उनमें उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना, भागीदारी को बढ़ाना। ठीक है ना, उनके लिए क्रेडिट की सुविधा उपलब्ध कराना, राज्य और केंद्र सरकार के द्वारा जो नौकरियां हैं उसमें भर्ती सुनिश्चित करना, लेकिन यहां पर वोट बैंक पॉलिटिक्स से बाहर निकल के, है ना, वोट बैंक पॉलिटिक्स से बाहर निकल के काम करने की आवश्यकता है। ठीक है ना, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर, इसमें बताया जा रहा है कि जैसे मान लीजिए कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहा है ना, स्कूल्स बनाई जा रही हैं, रोड्स बनाए जा रहे हैं, इसके द्वारा क्या होगा
कि जो अल्पसंख्यकों के जीवन स्तर उसमें भी सुधार लाया जाएगा। जहां पर उनकी पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां पर इस तरीके का डेवलपमेंट होगा तो उनके जीवन स्तर में सुधार होगा अल्टीमेटली। अब उसके द्वारा अगर उनके अंतर्गत उनको स्वास्थ्य की, शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करा दी हमने, उसके बाद स्किल दे दिया उनको, तो वो क्या हो गए, ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्म हो गए। तो फिर वो सोशल कैपिटल बन गए, देन नेशनल कैपिटल, देन इंटरनेशनल कैपिटल के रूप में वो क्या हो जाएंगे, वहां पर वो स्थापित हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि कम्युनल जो डिसहार्मनी और वायलेंस है उनको रोकना, उनकी रोकथाम करना, क्योंकि हमारे यहाँ इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाता है, क्योंकि अभी भी जातिगत और संप्रदायगत जो रूढ़ियां हैं वो पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुई है, और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण राजनीतिक है। और दूसरा बड़ा कारण है कि हमारे जो मैक्सिमम लोग हैं उनके अंदर जो रिजिडिटी है, तो वो जो रिलीजन का जो कोर पार्ट है उसको समझ नहीं पाते, क्योंकि रिलीजन का कोर पार्ट एक ही है, चाहे कोई भी रिलीजन हो, मानवतावाद, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, दैट्स इट। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो है यहां पर पॉइंट देखेंगे कि इसमें जो मान लीजिए 15 पॉइंट प्रोग्राम है, तो इसमें हमको यह भी बताना पड़ेगा कि कौन कौन सी स्कीम्स को जो है गवर्नमेंट ने यहां पर इंप्लीमेंट किया। तो सबसे पहला प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम है। इसमें जो भी स्कॉलरशिप देंगे वो मेरिट के आधार पे दिया जाएगा। ठीक है ना, तो इससे स्टूडेंट्स को क्या होगा, उनको क्या किया जाएगा, उनका सशक्तिकरण किस आयाम में, शैक्षणिक आधार पर किया जाएगा। और जो ये आपका उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा, डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो अगर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया तो उससे क्या फायदा हुआ, जो मिडिल मैन थे, जो बिचौलिए थे, वो खत्म हो गए, तो पूरा पैसा उनको मिला, ट्रांसपेरेंसी वहां पर क्या हुई, इंश्योर हुई, जिसको हम पारदर्शिता बोलते हैं, और जवाबदेहिता, अकाउंटेबिलिटी भी जो है वहां पर हमसे इंश्योर किया। तो ये कहीं ना कहीं गुड गवर्नेंस को भी एड्रेस कर रही है कि नहीं, सुशासन को सुनिश्चित कर रही है कि नहीं, कर रही है ना, इसको वहां से लिंक करेंगे हम। दूसरा जो पॉइंट है मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप स्कीम है, तो ये फेलोशिप दिया जाता है, ये भी उसी से संदर्भित है। इसके बाद नया सवेरा आपकी एक स्कीम है, इसमें यूपीएससी की कोई तैयारी कर रहा हो, है ना, उसके लिए भी लाया गया है ना, नई उड़ान नाम की जो आपकी स्कीम है उसको लाया गया है। ऐसे ही यहां पर जो नया सवेरा, ये किसके लिए, कि मान लीजिए कोई आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसको वो फाइट कर रहे हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लोग, है ना, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए उनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है ना, वीकर सेक्शन के लोगों को जो आपके माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो इसको नया सवेरा है ये आपकी एक स्कीम। पढ़ो परदेश, तो पढ़ो परदेश स्कीम ऐसा है कि जो फॉरेन में या अब्रॉड में जो हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं उनको वहां पर इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि जो ब्याज लग रही है ना, वहां पर उनको सब्सिडी दे दिया जाएगा। ठीक है, जो भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं आपके अल्पसंख्यक समुदाय के, कहां पर पढ़ने के लिए, विदेशी उच्च संस्थानों में। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, इनके लिए, या फिर एसएससी की भी बात है, वहां पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो आयोजित प्रारंभिक परीक्षा है, जब उसको वो उत्तीर्ण कर लेते हैं या उत्तीर्ण कर लेते हैं तो उनको वहां पर क्या दिया जाता है, सहायता दी जाती है, उसको नई उड़ान बोला जाता है। इसके अलावा स्कीम का नाम उसका नई उड़ान है। इसके बाद नई रोशनी एक स्कीम है, इसमें अल्पसंख्यकों से जो आपके संदर्भित है महिलाएं, उनमें लीडरशिप क्वालिटी, है ना, मतलब लीडरशिप क्वालिटी को इनहैंस करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, डेवलप करने के लिए ये जो आपकी स्कीम लाई गई, नई रोशनी। ठीक है, इसके बाद सीखो और कमाओ योजना है, इसमें 14 से लेकर 35 वर्ष के जो लोग हैं, युवा हैं, उनको जो है आपका टारगेट किया जा रहा है, और इसमें स्किल डेवलपमेंट किया जाना है। कि मान लीजिए कई सारे जो आपके स्टूडेंट होते हैं, किसी मतलब आपदा के कारण या किसी आपकी ऐसी घटना हो गई उनके साथ कि उनकी पढ़ाई से वो आपके दूर हो गए, है ना, ड्रॉप आउट हो गया, तो भैया ड्रॉप आउट हो गया तो उनमें कुछ स्किल हम डेवलप कर दे ताकि वो अपने जीवन यापन को क्या कर सके, अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सके। तो उसके लिए ये योजना लाई गई कि भैया ये स्किल डेवलपमेंट का उनका कराया जाएगा, ताकि जो रोजगार के संदर्भ में क्षमता है उसमें उन्नयन किया जाए। ठीक है, और उनके जीवन स्तर को अल्टीमेटली क्या किया जाए, अच्छा किया जाए, गुणवत्ता के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। इसके बाद जियो पारसी स्कीम है, ये स्कीम जो है, जो पारसी कम्युनिटी है तो उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, डिक्लाइन हो रही है। ठीक है ना, तो उसको रोकथाम के लिए, उसके रोकथाम के लिए ये स्कीम लाई गई। उस्ताद स्कीम हमने अभी लास्ट जो है 15 डेज में इसको भी मतलब क्या किया है, कवर किया था। उस्ताद इसके फुल फॉर्म से ही समझ में आ जाएगा, अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट्स क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट। मतलब जो हमारे यहाँ रिच हेरिटेज है ट्रेडिशनल स्किल्स का, है ना, जो स्किल्स का, इंडिजीनियस जो आपके आर्टिशियंस हैं, क्राफ्ट्समैन हैं, तो उनको मोबिलाइज करना। ठीक है, उसके द्वारा क्या होगा, उनकी जो है कौशल विकास तो उनका पहले ही है, ठीक है, और अब उनके कौशल विकास और उनको ट्रेनिंग देके उसमें उन्नयन करना है। उसके द्वारा हम अपनी जो स्वदेशी कारीगरी है, शिल्पकारी है, उसको क्या कर सकेंगे, समृद्ध करेंगे और उनको संरक्षित भी कर पाएंगे। इसके बाद नई मंजिल जो स्कीम है आपकी, ये स्कीम है आपकी फॉर्मलाइज करने के लिए स्कूल एजुकेशन को और स्किल प्रोवाइड करने के लिए जो भी आपके स्कूल के ड्रॉप आउट्स हैं।
ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, आज टॉपिक्स ज्यादा है लेकिन उसको जो है आप देखेंगे तो मैक्सिमम टॉपिक्स में हमेशा बोलता हूं करंट अफेयर्स को ऐसे नहीं देखना है कि ये मंगलवार को ये न्यूज आई तो ये इंपॉर्टेंट। कोई भी जो टॉपिक होता है वो इवॉल्व होता है धीरे धीरे, ठीक है ना, तब वो मेंस के लिए जनरेट होता है और यही यूपीएससी जो है वहां पर देखता रहता है लगातार, जो न्यूज में है न्यूज में उसको वो मेंस के लिए वहां पर कोट कर देगा, प्रीलिम्स में भी वो उसको कोट कर देगा क्वेश्चन के फॉर्म में, वो भी स्टेटमेंट्स बना के, ठीक है। तो यहां पर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसिबिलिटी एंड यूज पॉलिसी। आखिर क्यों लाया जा रहा है ये, सबसे पहले कोई टॉपिक हम देखते हैं तो उसका आने का क्या रीजन है, क्योंकि अगर कोई तर्क या रैशनल नहीं होगा तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज को लाएगी क्यों, है ना। तो यहां पर जो ये पॉलिसी इसलिए बनाई गई है कि जो भी स्टैंडर्ड्स है, रूल्स, रेगुलेशन, मैकेनिज्म है, उस पर जो है आगे काम किया जा सके, ठीक है। इससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट देख लेते हैं। अभी आप देखिए कि हमारे यहाँ लगातार जो इंटरनेट के जो कंज्यूमर्स है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि अगले कुछ वर्षों में 45% तक का उसमें इंक्रीमेंट देखा जाएगा और 2025 तक 900 मिलियंस की वहां पर वृद्धि होने की उम्मीद है। मतलब इतने सारे लोग जो है यहां पर इंडल्ज हो जाएंगे, तो हमको यहां पर पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है। क्यों? लगातार साइबर थ्रेट देखा जा रहा है कई तरीके से, उसको एड्रेस करने की जरूरत है। फिर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में मतलब काम करने की आवश्यकता है। फिर वहां पर हमारे यहाँ जो अवेलेबिलिटी है नेटवर्क की, अभी भी देखिए रिमोट एरियाज में ठीक नहीं है, उनको इंश्योर करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो यहां पर ये बोला जा रहा है कि 2026 तक अगर आप देखेंगे तो 330 मिलियन 5G ग्राहक होने जा रहे हैं। इससे जो मंथली कंजम्पशन है इंटरनेट का, है ना, अगर पर कैपिटा भी देखें तो वो भी आपकी बढ़ने की उम्मीद है। और इसमें बोला जा रहा है कि जो पर कैपिटा जो आपका कंजम्पशन होगा इंटरनेट का, है ना, डेटा का जो कंजम्पशन होगा, वो प्रति स्मार्टफोन 40 गीगाबाइट तक बढ़ने की उम्मीद है, ठीक है। इसके बाद यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि भारत जो है आपकी $5 ट्रिलियन की डिजिटल इकोनॉमी बनने की योजना बना रहा है। तो इस तरीके के जो डेटा का मूल्य है उसको भी मोबिलाइज करने की आवश्यकता है और वही जो है उसकी क्षमता का निर्धारण भी करेगा। अब इस डेटा का क्या महत्व है ये देखते हैं हम। सबसे पहला कि यहां पे पब्लिक सर्विस डिलीवरी में इंप्रूवमेंट होगा, दूसरा प्रशासनिक दक्षता में उन्नयन होगा, ठीक है, नागरिक केंद्रित सेवाओं में क्या होगा, वहां पर उसको जो है वहां पर इनेबल किया जा सकेगा। इसके बाद जो सामाजिक वहां पर क्या है लाभ है सिटीजन्स को टारगेटेड जो किया जाता है, मान लीजिए लक्षित कोई समूह है, वहां पर हम उनको कोई लाभ देना चाह रहे हैं, है ना, नागरिकों को, तो वहां पर लक्षित सामाजिक लाभ को भी अवेलेबल कराया जा सकेगा। उसके बाद डेटा जो होगा वो कैसा होगा, वो आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी भी होगी उसमें और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में भी वो आपका क्या होगा, सिंक्रोनाइज्ड होगा। तो वो क्या हेल्प करेगा, वो आपका हेल्प करेगा हमको कोई भी पॉलिसी बनाने में, सामाजिक परिवर्तन के लिए। मान लीजिए कोई भी क्षेत्र है तो वहां पर इनोवेशन लाने के लिए भी वो आपका क्या करेगा, सहायक होगा। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास आज की डेट में मैपिंग है, अब आपको जगह के बारे में पता नहीं तो आप मैपिंग करके वहां पहुंच सकते हैं। फिर अगर आपने मैपिंग कर ली तो आपको पता है वहां पर कि कितने लोग जो है इस कम्युनिटी से, कितने लोग जो है उस कम्युनिटी से, भिन्न भिन्न कम्युनिटी से, तो वहां पर कोई वेलफेयर स्कीम को इंप्लीमेंट करना है वो भी देख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे पीडीएस जो आपका सिस्टम था उसमें वहां पर जो भी आपका व्हीकल होता था उसमें उन्होंने क्या लगा दिया, इस तरीके का डिवाइस, तो उनको पता चलता था कि अब हमारा वाहन यहां है, अब हमारा वाहन यहां है। तो उससे ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ाया गया और अकाउंटेबिलिटी को भी, और उससे गुड गवर्नेंस को हमने क्या किया, वहां पर मूर्त रूप प्रदान किया। तो आंकड़े आएंगे स्वास्थ्य के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में, जो भी आपकी सरकारी सेवाएं प्रदान की जा रही उसके संदर्भ में, तो वहां पर पारदर्शिता सुनिश्चित करके सुशासन को जो है मूर्त रूप प्रदान किया जा सकेगा। इसके बाद जो यहाँ पर ये पॉलिसी, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं उसको देख लेते हैं हम लोग। तो जो भी आपके सार्वजनिक आंकड़े हैं उनका दोहन कर सकेगी हमारी सरकार, है ना, उन तक जो है पहुंच को सुनिश्चित कर सकेगी। इसी के लिए जो है हमारा पूरा इकोसिस्टम जो है रिवाइव करना है। उसके लिए जो मीटी है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उसी ने इस पॉलिसी को जो है एक मसौदा तैयार किया है, ठीक है। अब ये जो है सभी पर लागू होगा, जो भी गवर्नमेंट की आपके विभिन्न मंत्रालय हैं, विभाग है, संगठन है, एजेंसी है, और जो भी आपके ऑटोनॉमस अगर कोई बॉडी है तो उसके द्वारा जो भी अधिकृत एजेंसियां, उसके माध्यम से उत्पन्न सभी जो आपके डेटा है, चाहे वो वैयक्तिक हो या गैर वैयक्तिक हो और सूचना हो, उस पर वो आपके लागू होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशंस वहां पर इंडल्ज है। इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सीधी बात है, जो भी आंकड़े हैं वो गुणवत्तापूर्ण हो, ठीक है ना, और उसकी जो आपकी आंकड़ों तक जो पहुंच है और उपयोग है उसको मैक्सिमाइज करना, ठीक है। जो आपका कैसा हो, नॉन पर्सनल डेटा हो, उसके संदर्भ में अगर पर्सनल डेटा को वहां पर पब्लिक कर दिया जाएगा तो राइट टू प्राइवेसी का वहां पर ब्रीच हो जाएगा। ये याद रखिएगा, ये इसका क्रक्स पॉइंट है। ऐसा नहीं कि पर्सनल डेटा लिख दिया आपने, नॉन पर्सनल डेटा की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद जो पॉलिसी मेकिंग है वो आपकी क्या हो जाएगी, वहां पर ज्यादा
सशक्त हो जाएगी, इवैल्यूएशन के लिए, मॉनिटरिंग के लिए वहां पर इंप्रूवमेंट हो जाएगा। इसके बाद एफिशिएंसी जो सर्विस डिलीवरी के है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहां पर स्ट्रीमलाइन किया जा सकेगा इंटर गवर्नमेंट डेटा शेयरिंग को, जब भी आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करना होगा। इसके बाद ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होगी, प्रमोट होगी, अकाउंटेबिलिटी भी, ठीक है, और ओनरशिप जो है आपका डेटा शेयरिंग का वो भी आपका वहां पर भी आप देखेंगे तो जो भी सुरक्षा के आयाम है, गुणवत्ता के आयाम है, उनको भी हम इंश्योर कर पाएंगे। ठीक है ना, मतलब आंकड़ों की गुणवत्ता और उपयोगिता दोनों को वहां पर बढ़ाया जा सकेगा। ठीक है ना, उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि नागरिकों के अंतर्गत जागरूकता भी बढ़ेगी, उनकी भागीदारी भी बढ़ेगी और उनका इन आंकड़ों से जुड़ाव भी जो है सुनिश्चित होगा, तो उनको जानकारी होगी। अब मान लीजिए कोई योजना आई, अब उसके बारे में नागरिकों को पता ही नहीं है कि भैया इस योजना का लाभ कैसे ले। अगर आपने योजना बना दी पन्ने पे, लोगों को पता ही नहीं है, तो वो भी तो एक लूप होल है, तो वो भी यहां से एड्रेस किया जा सकेगा। आपने वेबसाइट्स खोली और आपको दिखाई दे गया कि ये योजना है भैया, तो हम इसको उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, वेरी इंपॉर्टेंट, जीएस पेपर 3 का है, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी पार्क। ठीक है, तो यहां पर जो आपका नया जो आपका जाफराबाद है, न्यू जाफराबाद, वहां पर ईस्टर्न दिल्ली जो है, वहां पर डिसेंट्रलाइज्ड सॉलिड जो मतलब अब जो आपका अपशिष्ट है, सॉलिड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया गया। ये तो एक फैक्ट हो गया जो स्टेट पीसीएस में पूछा जाएगा। अब इससे हम की पॉइंट्स देखेंगे। तो पहली चीज, जो भी चैलेंजेस फेस कर रही है आपकी, है ना, दिल्ली के संदर्भ में देखिए तो अर्बन और रूरल जो आपकी लोकल बॉडीज है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के संदर्भ में, ठीक है ना, तो वहां पर उसको एड्रेस करने के लिए दिल्ली जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उसने जो है वेल्थ मिशन, है ना, किसके सहयोग से वेल्थ मिशन ने न्यू जाफराबाद में इस तरीके की जो आपका टेक्नोलॉजिकल पार्क है, जो आपका अपशिष्ट प्रबंधन से रिलेटेड है, उसकी स्थापना किया। ये एक फैक्ट है। अब इसका एम क्या होगा? तो एम ये है कि पहले तो ऑन साइट प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी पार्क को स्टेबल किया जाए, वहां पर स्टैब्लिश किया जाए और वहां पर जीरो वेस्ट और जीरो एनर्जी को रेप्लिकेट किया जाए। ठीक है, मतलब वहां पर अपशिष्ट को शून्य किया जाए और शून्य ऊर्जा के उद्देश्य से जो है उसका निर्माण किया गया है। अब 2016 का जो आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल था, उसमें आपको पता है कि जो है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह की बात की गई थी। ठीक है ना, तो उसमें मेंशन किया गया था कि जो भी वेस्ट प्रोसेसिंग है उसको मैंडेट बनाए। ठीक है, लेकिन वो आपका मूर्त रूप नहीं, उसको मूर्त रूप में या वो सफल नहीं हो पाया। कारण क्या था कि हमारे पास अवेलेबिलिटी जो है टेक्नोलॉजीज की उसमें कमी है। ठीक है, उसके बाद मेन जो कमी है वो लैंड की कमी है। तो भैया जो अर्बन लोकल बॉडीज थी वो इसको कंप्लाई नहीं कर पाई या कंप्लायंस वहां पर नहीं हो पाया, वो या फिर वो उन चीजों को, वो उन लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाई। ठीक है, अब ये जो टेक्नोलॉजी पार्क है ये आपका पायलट प्रोजेक्ट की तरह है एक तरीके से, और ये एंड टू एंड सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड। इसमें सेमी ऑटोमेटिक जो है टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है सेग्रेशन के लिए सॉलिड वेस्ट का, और ऑन साइट वहां पर जो है वहां पर सॉल्यूशन किया जा रहा है। ठीक है ना, ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ठीक, अब इसके बाद ये डिसेंट्रलाइज्ड भी है, ये जो आपकी वेस्ट प्रोसेसिंग साइट्स है। इसके बाद आप देखेंगे कि यहां पर लिखा गया है कि जो डिसेंट्रलाइज्ड वेस्ट मैनेजमेंट जो टेक्नोलॉजी पार्क है वो कवर कितना करेगा, तो 1000 स्क्वायर मीटर ऑफ एरिया विथ 10 टन पर डे कैपेसिटी, ये इसकी कैपेसिटी है, इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पर बोला जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजीज यहां पर यूज की जाएंगी कौन कौन सी, इसमें से यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन भी बनाया है पायरोलिसिस पे। ठीक है ना, तो ये जो टेक्नोलॉजी है हमको पता भी होनी चाहिए। तो सबसे पहली जो टेक्नोलॉजी जैपर का मतलब क्या है, एक तो इंडिजीनियस है सबसे पहला। अब ये क्या है, सेमी ऑटोमेटेड है टेक्नोलॉजी। ये करेगी क्या कि जो भी आपके मिक्स आपके म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, ठीक है ना, उनको सेग्रेट करेगी और उनको क्या करेगी, उनको खाद के रूप में जो है रूपांतरित करेगी, पुनः प्रयोज्य बनाएगी और दहनशील और निष्क्रिय अंशों में वो सेग्रेशन उसका कर पाएगी। नॉर्मल सी चीज है। प्लाज्मा पायरोलिसिस जो यूनिट है, तो इसमें जो आपका थर्मल डिसइंटीग्रेशन किया जाता है, कैसे, जो आपके कार्बोनेशियस मटेरियल होते हैं वहां पर ऑक्सीजन स्टार्व्ड एनवायरमेंट होता है। ठीक है ना, तो ये आपका इको फ्रेंडली कंपोनेंट हो गया। इसके बाद एनवायरो राइज RA1100 एक टेक्नोलॉजी है, इस ये आपकी डेनमार्क की है। इसमें रिमूव किया जाता है फ्लोटिंग सॉलिड वेस्ट को, किससे जो ड्रेन आपके फ्लोइंग एडजेसेंट होते हैं। ठीक है ना, पार्क साइट में ही, ऑन साइट ही है ये भी आपका। तो इसके बाद गैसीफायर की बात करें तो ये बहुत पुराना इंपॉर्टेंट भी है। इसमें जो नगर पालिका वगैरह होती है वो ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करती है, कैसे, गैसिफिकेशन से, गैसीकरण से। ठीक है, और ऊर्जा में भी उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है, रूपांतरण किया जाता है ऊर्जा में। जैसे आपके कई सारे अपशिष्ट, कोविड-19 अपशिष्ट भी जो है इसके द्वारा जो है उसको क्या किया जाता है,
उसको वहां पर रिसाइकिल करके उसको वापस से रीयूजेबल बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। इसके बाद जो कासो आपका जो है एसटीपी है, ऐसे मान लीजिए कि जो नालियां वगैरह होती हैं उसमें कई सारा जो है अपशिष्ट क्या होता है, वाहित होता रहता है, तो उसका उपचार करेंगे, पुनर्चक्रण किया जा सकेगा, पुनर्उपयोग के लिए जो है उसको वहां पर संदर्भित किया जाएगा। तो उसके माध्यम से जो अपशिष्ट स्थल है, जो साइट है, वहीं पर जो है वो ऑपरेशन किए जाएंगे और जो गैर पीने योग्य पानी है उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये आपकी एक विकेंद्रीकृत सीवेज उपचार तकनीकी है। अब ये जो टेक्नोलॉजी पार्क है इसके क्या एडवांटेजेस हैं वो देखा जाए। सबसे पहला, डिसेंट्रलाइज्ड ऑन साइट वेस्ट प्रोसेसिंग है। दूसरा, इसमें जो लैंड की रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम है। उसके बाद यहां पर ऑन साइट वेस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है, प्रोसेसिंग भी हो रही है, कॉम्पैक्टिंग भी हो रहा है, और जो कन्वर्जन है एनर्जी में जो वेस्ट का वो भी देखा जा रहा है। आप देखेंगे कि नार्डिक कंट्रीज जो है, जैसे स्वीडन है, डेनमार्क है, फिनलैंड है, तो ये सब जो कंट्रीज है वो वेस्ट टू यूज मॉडल को यूज करते हैं कि जो वेस्ट है उसको पहले हमने रिसाइकल किया, ठीक है, और रिसाइकल करने के बाद उसको रीयूज किया, तो हम जो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स है उसको भी हम वहां से फुलफिल कर पा रहे हैं। तो विन विन सिचुएशन है यहां पर, ठीक है। इसके बाद यहां पर जीरो लैंडफिल को भी जो है आपको एंश्योर किया जा सकता है। देखिए, अगर किसी जगह में हम अपशिष्ट को गाड़ देते हैं तो उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, दबा देते हैं अगर, तो होता क्या है कि वो आपका ग्राउंड वाटर में जाके मिल जाता है। अब उस ग्राउंड वाटर में अगर जाके मिल गया तो वो कहीं ना कहीं वाटर बॉडी में जाके मिलेगा। अगर वाटर बॉडी में जाके मिलेगा तो उसमें क्या होगा, एल्गल ब्लूम वगैरह की समस्या आप देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा वहां पर हाइपोक्सिया की जो आपकी कंडीशन है वो जनरेट हो जाती है। उसके अलावा जब हम मानव उसका उपयोग करते हैं तो उसके कारण बायो एक्यूमुलेशन और बायो मैग्निफिकेशन आपने सुना होगा, ठीक है ना, तो उसके कारण बहुत सारे जो है रोग वहां पर होते हैं। तो इसके जो है बहुत सारे जो है वो क्या है, दोष है, उसके प्रभाव जो है ऋणात्मक है। तो उसके लिए हमको जीरो लैंडफिल की ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है। इसके बाद यहां पर इसको फिर भारत के और भी शहरों में इसको देख के जो है वहां पर भी इस तरीके के प्लांट लगाए जा सकते हैं, पार्क लगाए जा सकते हैं, और जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसको जो है गुणवत्ता के आधार पर जो है वहां पर उपलब्ध कराया जा सकता है और इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। तो आगे का रास्ता क्या है, तो सीधी बात है कि इसका इंप्लीमेंटेशन जो है ग्राउंड लेवल पे हो, है ना, ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, ठीक है। तो इसके द्वारा जो है आरंभिक परियोजना अगर सफल हो जाती है तो इस प्रणाली को पूरे भारत में जो है इसको लगाया जा सकता है, अडॉप्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा नेशनल डॉल्फिन डे है। तो अभी हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि अक्टूबर की जो आपकी 5 अक्टूबर की डेट है उस दिन को उन्होंने डेजिग्नेट किया है नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में। तो हर वर्ष जो है इसको मनाया जाएगा, उसको नामित किया गया है। क्या उद्देश्य होगा इसका, तो सीधी बात है इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, ठीक। गैंगेटिक डॉल्फिन की बात करेंगे तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो आपका प्लैटेंस्टा है ना, प्लैटेंस्टा बोलते हैं इसको, गैंगेटिका है ना। इसका जो ऑफिशियली जो इसको खोजा गया था 1801 में किया गया था। ये कहां पाए जाते हैं, ज्योग्राफिकल अगर लोकेशन देखें तो गैंगेस, ब्रह्मपुत्रा, मेघना जो आपका एरिया है रिवर का, उसके बाद जो आपका कर्णफुली सांगू नदी प्रणाली है वहां भी पाया जाता है, नेपाल, भारत और बांग्लादेश में। और ये याद रखिएगा ये जीवित रहते हैं केवल फ्रेश वाटर में, है ना, मतलब अलवणीय जल हो, और ये इसेंशियली जन्मांध आपके जन्मजात ही अंधे होते हैं ये आपके, है ना। सूस बोलते हैं क्योंकि इनके द्वारा एक साउंड जनरेट होता है ना, उसको इसलिए इसको बिहार वगैरह में देखेंगे तो सूसू बोला जाता है, सूस भी बोला जाता है, ठीक है। ये अल्ट्रासोनिक जो साउंड होता है उसको वहां से क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, एमिट करते हैं, उसके द्वारा जो है लोगों को पता चल जाता है, तो उनकी हंटिंग वगैरह भी की जाती है। ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करें अगर इस स्पीसीज की तो लगभग 4000 है, और इसका 80% जो है वो टोटली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ये याद रखिएगा कि ये आइडियली इकोलॉजिकल इंडिकेटर स्पीसीज है, जो आपका ये बताता है, सांकेतिक जो प्रजाति होती है ना उसके अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो ये अगर कहीं पर उपलब्ध है या जिस क्षेत्र में पाई जाती है वहां पर है, तो उससे ये माना जाता है कि वहां का जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो क्या है, हेल्दी है, ठीक है। तो इसके संरक्षण को वैसे भी आवश्यक हो जाता है, क्यों, क्योंकि ओवरऑल बायोडायवर्सिटी को हमको अच्छा करना है, वहां पर उसको बचाए रखना है, जैव विविधता को, उसका संरक्षण करना है, ठीक है। और इसके द्वारा जो है आप देखेंगे तो कई सारे लोग जो आपके उस क्षेत्र में रहते हैं उनकी आजीविका को भी सुरक्षित किया जाता है, तो इसलिए जो है इसके संरक्षण की आवश्यकता है। थ्रेट क्या क्या हो सकते हैं, तो नॉर्मल सारी जो आपकी जितनी भी प्रजातियां होती है इसमें थ्रेट ऑलमोस्ट सेम होते हैं। पहला बाई कैच, मछली पकड़ने के जो उद्योग है, जो उसमें जो आपके सम्मिलित लोग हैं, ठीक है, तो गैर लक्षित प्रजातियां भी मछली के साथ साथ वहां पर आ जाती है, तो इनकी जो है वहां पर जनसंख्या कम होती है, इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक, क्योंकि उनके जाल वगैरह में ये फंस जाते हैं। उसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन और जो मैन मेड आपके पॉल्यूशन है, इसके कारण उनके हैबिटाट वगैरह का लॉस हो रहा है।
इसके बाद जैसे हम बांध वगैरह बनाते हैं, इरिगेशन रिलेटेड प्रोजेक्ट्स है, उसके द्वारा भी जो है ये वल्नरेबल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नई जगह में नहीं जा सकते हैं। नई जगह में अगर जाएंगे तो उस तरीके का जो आपके उनके जीवित रहने के लिए आवश्यक एनवायरमेंटल जो आपकी कंडीशन है, जलवायविक जो परिस्थितियां वो नहीं मिलेंगी, तो इनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखेंगे कि फिशिंग एक्टिविटीज है, शिप का ट्रैफिक है ना, शिप का ट्रैफिक है, उसके द्वारा जो पॉल्यूशन होता है, तो इन सब चीजों के कारण भी होता है। ब्रीडिंग साइकिल उनका जो है वहां पर नेगेटिव इंपैक्ट होता है, हैबिटेट लॉस भी होता है उनका, है ना। और उसके बाद वहां पर बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें आप देख जाइएगा, नॉर्मल सी चीजें। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, उसमें शेड्यूल 1 में इनको लिस्टेड किया गया है। IUCN की जो रेड डेटा बुक है उसमें इनको इंडेंजर्ड बताया गया है। और जो साइट्स है, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, उसमें इनको मोस्ट डेंजरस के रूप में जो है वहां पर लिस्टेड किया गया है, अपेंडिक्स 1 में रखा गया है इनको। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रमोशन ऑफ खादी टेक्सटाइल, तो बिल्कुल रेपिटेशन में ये रहता है, डेली रिपीट होता है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो खादी वस्त्रों को हमको बढ़ावा देना है, और वो जो वहां पर इंडस्ट्री वगैरह है उनका मॉडर्नाइजेशन करना है। उसके लिए जो KVIC है ना, उसने बहुत सारे जो है टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स को जो है वहां पर क्या किया, स्टेबल भी किया है। ठीक है ना, जो राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं आपके, उनके माध्यम से कई सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए, इस तरीके के उद्योगों के आधुनिकीकरण करने के लिए जो भी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट ने लिया है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला ये है यहाँ पर कि जो KVIC है उसने बोला कि हमको उच्च गुणवत्ता युक्त जो है खादी उत्पाद बनाने हैं, तो उसके लिए डिजाइनिंग भी करनी है, उत्पादन भी करना है, उनके मार्केटिंग पे भी ध्यान देना है। तो उसके लिए जो है वो उत्कृष्टता केंद्र, जिसको एक्सीलेंस सेंटर है, उस तरीके के सेंटर्स को वो क्या कर रहा है, स्टैब्लिश कर रहा है। दूसरा, जैसे IIT दिल्ली है, तो उसने क्या किया, IIT दिल्ली ने डेवलप किया है आपका लाइट वेट चरखा। ठीक है, उसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो एवरेज प्रोडक्शन है यार्न का, उसको उसमें इंक्रीमेंट किया जाएगा 30 से 40%। ठीक है, और जो ऑपरेशनल लोड है वो भी कम हो जाएगा वहां पर। ठीक है, तो ये आपका एक इनिशिएटिव हो गया। उसके बाद महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्धा, उसने डेवलप क्या किया है, एक बहुत सारे शेड कार्ड उसने जो है वहां पर डेवलप किया है। उससे क्या होगा कि जो ऑर्गेनिक या ग्रीन डाई है वो वहां पर की जा सकेगी। उससे क्या होगा, जो नेचुरल डाई यूज होगी, है ना, उसके वेरियस शेड्स यूज होंगे, तो वहां पर कहीं ना कहीं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में इनहेंसमेंट देखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो स्टेट खादी बोर्ड है वो भी एक्सटेंड कर रहा है फाइनेंशियल सपोर्ट को, जो कि आपके मॉडर्नाइजेशन के लिए आवश्यक है। उसके लिए सेल्स आउटलेट्स बना रहा है वो आपका, है ना, चरखास और लूम्स के लिए भी बात कर रहे हैं। यहाँ पावर लूम और हैंडलूम दोनों होते हैं, आप लोगों को पता होगा इसके बारे में। इसके बाद KVIC ने सेटअप किया पश्मीना वूल रोविंग प्रोजेक्ट। उसके द्वारा क्या किया जाएगा कि जो आपका लेह वाला एरिया है वहां पर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी इंश्योर किया जा सकेगा, अर्निंग भी वहां पर उनकी बढ़ाई जा सकेगी। इसके बाद KVIC ने डिसाइड किया है कि इरी सिल्क खादी जो प्रोडक्शन है ना, उसको बढ़ाया जाए। उससे रिलेटेड ट्रेनिंग सेंटर को जो है उन्होंने वहां पर, कहां पर, नॉर्थ ईस्ट जोन में जो है वहां पर स्टेबल किया है, ताकि जो नॉर्थ ईस्ट जोन है वहां पर भी खादी प्रोग्राम का संवर्धन किया जाए, उसका प्रोत्साहन किया जा सके। इसके बाद KVIC ने सैंक्शन किया है 50 न्यू मॉडल्स चरखास, किस स्कीम के अंतर्गत, सहयोग स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, सुंदरबन एरिया में, ताकि जो खादी सेक्टर है उसको प्रोत्साहन दिया जा सके। ठीक है, और वहां पर भी सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको एंश्योर किया जा सके। इसके बाद जो नेक्स्ट यहां पर हमारा पॉइंट है कि ये बताया जा रहा है कि ये जो आपके खादी वस्त्र हैं इनके एक्सपोर्ट के लिए, है ना, निर्यातकों के लिए किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं KVIC के द्वारा। तो सबसे पहले खादी मार्क को नोटिफाई किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि जो जेन्युइननेस है, जो आपकी उत्पादकता से संदर्भित जो मानक है, उनको वहां पर बताया जा सके, ताकि जो कंट्रीज है वो उसको ले, वो देखें कि भैया ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में बिल्कुल अप टू द मार्क है। उसके लिए जो है खादी मार्क वहां पर लाया गया, नोटिफाई किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, दूसरा, यहां पर अरेंजमेंट किया गया है प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस, जैसे फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, निर्यात के क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है ना, तो ये सब देख रहे हैं वहां पर प्रमुख संस्थानों के साथ उन्होंने समझौता किया, और उसके द्वारा जो है प्रदर्शनी कार्यशाला का आयोजन किया, तो उससे इंटरेक्शन हुआ, तो वहां पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के सिंक्रोनाइजेशन में जो है इस तरीके के प्रोडक्ट्स का जो है वहां पर अवेलेबिलिटी कराएंगे, तो निर्यात हमारा बढ़ेगा। ठीक, इसके बाद जो KVIC है वो आपका ये भी बोल रहा है कि 17 देशों में KVIC ने ट्रेडमार्क खादी का रजिस्ट्रेशन भी प्राप्त किया है।
भारत सरकार ने निर्यात के संदर्भ में 11 खादी और ग्रामोद्योग जो उत्पाद है उनके बीच में क्या किया है, सेग्रेशन किया, उनको क्लासिफाई किया है, ठीक है। उससे जो हार्मोनाइज्ड आपका सिस्टम है, कोड ब्रैकेट, उसको भी जारी किया गया। ये सब मानक को सुधारने के लिए, अंतरराष्ट्रीय मानकों को अपनाने के लिए इस तरीके के इनिशिएटिव लिए जाते हैं ताकि निर्यात का संवर्धन किया जा सके। इसके बाद खादी जो उत्पाद हैं उनके लिए अट्रैक्शन, घरेलू और विदेशी बाजार में उनको अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना, उनको आकर्षक बनाना, उनके लिए फैशन डिजाइनिंग के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त तो जो आपके फैशन डिजाइनर हैं उनको भी अपॉइंट किया गया है। कई सारे इंटरनेशनल जो प्रदर्शनी होते हैं, व्यापार मेले हैं, वहां पर भी पार्टिसिपेट किया जा रहा है ना, वहां पर पार्टिसिपेशन किया जा रहा है। उसके द्वारा जो एमएसएमई, जो आपके सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमी है, जो उनको प्रौद्योगिकी जो है उनकी उपलब्धता किया जाए, तो उनको जो है उपलब्ध कराया जाए उनके लिए। उसके द्वारा क्या किया जाएगा, प्रौद्योगिकी समावेशन, इंक्लूजन की बात की जा रही है। उसमें जो है क्वालिटेटिव जो है वहां पर उन्नयन की बात की जा रही है, इन्हांसमेंट की बात की जा रही है। उसके लिए जो है वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। उसके लिए मंत्रालय की अंतरराष्ट्रीय सहयोग योजना है। तो ये सब देख जाइएगा, इनिशिएटिव है, नॉर्मल सी चीज है, सारी चीजें रटने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। इसके बाद रोड सेफ्टी की बात करेंगे तो 2022 के जो आपके बहुत सारे मुद्दे हैं, इन पे चर्चा किया गया 24 मार्च 2022 को। और सड़क सुरक्षा पर जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जुड़े जो सांसद है, संसद सदस्य, उनकी जो एडवाइजरी कमेटी है, उनकी पहली बैठक जो है आयोजित की गई। ये कंटेक्स्ट से ये जानने की आवश्यकता नहीं। अब रेलेवेंस क्या है रोड का, तो सबसे पहली चीज जान लीजिए कि हमारे यहाँ जो टोटल फ्रेड है, माल ढुलाई होती है जो, उसका टोटल जो है, उसका टोटल का 60% से ज्यादा आज भी रोड के माध्यम से होता है। और जो पैसेंजर ट्रैफिक है भारत में, वो भी 80% जो है टैकल किया जाता है, किससे, रोड के माध्यम से। तो सड़कों की प्रासंगिकता तो यहीं से समझ में आ गई। उसके बाद जो हमारे यहाँ टोटल विकास की प्रक्रिया है और सतत आर्थिक विकास है, उसके इंजन के रूप में जो प्रमुख ढांचागत निवेश है वो सड़क है, ठीक। अब यहां पर कनेक्टिविटी की बात करें, शहर और गांव, तो यहां पर नेशनल इंटीग्रिटी को भी वो आपका इंश्योर करता है, उसको भी बढ़ावा देने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। फिर उद्योग और कृषि है ना, उसके संदर्भ में जो कनेक्टिविटी, जैसे बाजार को जोड़ना है, जहां पर आपका उत्पादन हो रहा है, तो जो आपका उत्पादन हो रहा है किसी प्रोडक्ट का, अब उसको मार्केट तक ले नहीं जाएंगे तो बिकेगा कैसे, तो उसकी कनेक्टिविटी के लिए भी रोड आवश्यक है। फिर उसके बाद जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पर भी कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए सबसे बड़ा जो आयाम है वो रोड है, ठीक है। और यहां पर जैसे रेलवे है, हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह है, जो आपके इनलैंड वाटरवेज है, अंतर्देशीय जल मार्ग है, ऐसे परिवहन को लिए भी, अन्य साधनों के लिए अंतिम मील तक संपर्क कौन प्रदान करते हैं, रोड ही प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस हो गई। अब इश्यूज क्या है, तो जो भी हमारे यहाँ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी भी वो आपका इनएडिक्वेट है, ठीक है, इनएडिक्वेट है। दूसरा, कई स्थानों पर अगर आप देखेंगे तो जो उच्च यातायात घनत्व है उसको टैकल करने में अभी ये इनकैपेबल है, कैपेबल नहीं है, असमर्थ है। कुछ क्षेत्रों में आप देखेंगे तो बिल्कुल खराब यातायात व्यवस्था है। हमारे यहाँ सड़क सुरक्षा और दुर्घटना से संबंधित मौतों का आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है। रीजंस क्या है इसके, तो इनएडिक्वेसी ऑफ फंड की अपर्याप्तता है। मुख्य रूप से आप देखेंगे तो जो लैंड एक्विजिशन होता, भूमि अधिग्रहण, उसमें कई सारी समस्याएं होती है, ठीक। उसके बाद जो अवेयरनेस हमारे यहाँ लोगों में कम है, ठीक है, तो वो वल्नरेबल हो जाते हैं रोड एक्सीडेंट के लिए। उसके बाद जो कंटिन्यूइंग है, मतलब कंटिन्यूएशन है हमारे यहाँ पॉलिसी में, उसमें भी गैप देखा जाता है ना, नीतिगत अंतराल है हमारे यहाँ, दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी भी है यहां पर, ठीक है। रोड सेफ्टी के लिए जो इंटरनेशनल डिक्लेरेशन है वो ब्राजीलिया डिक्लेरेशन है, याद रखिएगा। ये इस समय यूपीएससी लगातार पूछती जाती है कि भैया ये डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, तो रोड सेफ्टी से रिलेटेड ब्राजीलिया डिक्लेरेशन है, जिसको साइन किया है इंडिया ने भी। और ये एसडीजी जो गोल है हमारा, सतत विकास लक्ष्य जो 2030 के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसमें से भी एक लक्ष्य है ये आपका। तो इंडिया वहां पर कमिटेड भी है कि जो टोटल डेथ हो रही है हमारे यहाँ सड़क दुर्घटना में, उसको कम करना है हमको, ठीक है। और जो अभी संख्या है उसको आधा करना है, उसके लिए भी प्रतिबद्धता व्यक्त की है भारत ने। अब प्रेजेंट सिनेरियो क्या है हमारे यहाँ, तो जो हमारा पूर्ववर्ती योजना आयोग है उसने ये गणना की थी कि जो सड़क दुर्घटना होती है उससे डायरेक्टली हमारी जीडीपी में जो लॉस होता है एनुअली वो 3% होता है ना। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आईआईटी दिल्ली ने ये बोला है कि भारत में जितनी मौतें होती हैं, ठीक है, उस मौत में जो 8वां हिस्सा, जो 8वां प्रमुख कारण है वो कौन है, वो रोड एक्सीडेंट है, ठीक। इसमें जो है आपका 15 से 49, मतलब 15 से 49 एज ग्रुप के अगर युवाओं को या वयस्कों को देखा जाए तो सड़क यातायात से जो चोटें लगती है, उनको मृत्यु होती है या स्वास्थ्य हानि होती है, उसमें भी चौथा सबसे बड़ा कारण क्या है, ये आपका रोड है। ये आईआईटी दिल्ली का डेटा है। 1 2 3 डेटा होना चाहिए हमारे पास,
ताकि जब हम आंसर लिख रहे हो तो वहां पर हम अपना तर्क जो है वहां पर सशक्त कर सके आंकड़ों के माध्यम से। दैट्स इट। अब यहां पर जो वर्ल्ड बैंक है और जो NHAI है हमारा, है ना, उसने क्या बोला है, उसने एक स्टडी की और बोला उसने राष्ट्रीय राजमार्गों में जो मृत्यु का जो टोटल आपका हिस्सा है उसमें 35% पार्टिसिपेट ये करता है आपका, ठीक है। और उसके बाद ये भी बताया गया है कि जो पॉलिसी डेटा है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो जो प्राइमरी कॉज है एक्सीडेंट का उसमें ड्राइवर को माना जाता है, ठीक है। और ये 84% जो टोटल एक्सीडेंट है उसके वो रीजन है, और 80% जो डेथ्स होती हैं जो टोटल रोड में वो उसके लिए भी ये आपके कारक होते हैं। इसके बाद आप देखें तो लगातार ये पुलिस विभाग से प्राप्त जो आंकड़े हैं उनके अनुसार यहाँ पर डेटा बताया गया कि लगातार ये बढ़ता जा रहा है। ये जो डेटा है इसको आप देख जाइएगा, डेटा याद करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर कारण बताए जा रहे हैं सड़क हादसों से रिलेटेड है, तो सबसे पहला यहाँ पर नेक्सस है जिसको मैं क्रोनी कैपिटलिज्म बोलता हूं। यहाँ पर पॉलिटिशियन और कॉन्ट्रैक्टर नेक्सस बोला जा रहा है। बहुत ही लोकप्रिय इस समय जो है रोजगार का एक आयाम कि जितने भी आपके बाहुबली है वो आपके कॉन्ट्रैक्टर बन गए, जिनका भी आपका संदर्भ है जो रिश्तेदार है पॉलिटिशियंस के वो कॉन्ट्रैक्टर बन गए, उनके पास कोई डिग्री नहीं, ठीक है। फिर पुल टूट जाता है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डिमोलिश हो जाते हैं अपने आप, तो वो क्यों होते हैं? इसीलिए कि भैया जो आपका सशक्त है, जिनका आपका वहां पर जुगाड़ है पॉलिटिशियंस के साथ, वो कॉन्ट्रैक्टर बन गए। तो ये नेक्सस है कि नहीं है, गठजोड़ है कि नहीं राजनेता और ठेकेदारों का। दूसरा लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तीसरा लेजिस्लेशन में गैप, चौथा कंजेशन ऑन रोड्स, उसके बाद फुटपाथ हो गया, साइकिल पथ हो गए, मोटरसाइकिल पथ हो गए, है ना, ओवर ब्रिज हो गए। इन सब जगह आप देखेंगे तो इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का भी अभाव है। दूसरी बात जो यहां पर गश्त वगैरह होती है हमारी पुलिस वगैरह की या पैरामेडिकल जो टीम है उनका भी अभाव है। वहां पर डेटा का जो है वहां पर अभाव है हमारे पास वास्तविक डेटा का। सड़कों पर जो है ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा है, वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिर जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है उसको देने में क्या ढिलाई और भ्रष्टाचार वहां पर भी है ना। अंडर एज ड्राइविंग है, यहाँ पर शराब और नशीली दवाओं का प्रभाव भी है ड्राइविंग में, उसके भी साइड इफेक्ट देखे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, तो सबसे पहला ये कि जागरूकता फैलाने के लिए और सड़क सुरक्षा को सशक्त करने के लिए हर साल राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह सप्ताह का पालन करना, है ना। उसके बाद जो आपका सर्टिफिकेशन कोर्स देना रोड सेफ्टी ऑडिटर्स के द्वारा, ठीक है ना, जो आपका इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वहां पर ब्लैक स्पॉट जो दुर्घटना संभावित क्षेत्र है उनकी पहचान करना और वहां पर फिर उच्च प्राथमिकता पर रखकर वहां पर सुधार करना। इसके बाद योजना स्तर पर जो सड़क सुरक्षा है वहां पर जो सुरक्षा के प्रावधान है उनकी डिजाइनिंग करना और उसको उसका अभिन्न अंग बना दिया गया है। उसके बाद सभी राज्यों और यूटीज की बात करें तो वहां पर जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उनके लिए स्पेशल गाइडलाइंस जारी की गई है। जो पैदल यात्री उनकी सुविधाओं के लिए स्पेशल गाइडलाइंस बनाई गई है। ऑटोमोबाइल के लिए जो है स्टैंडर्ड्स के जो आपके स्टैंडर्ड्स के जो आयाम थे उन पर जो सुरक्षा के संदर्भ में जो स्टैंडर्ड्स थे मानक थे उनमें सुधार किया गया। उसके बाद जो स्पीड लिमिट है उसको वहां पर लगाया गया है ना। उसके लिए उपकरण है कि उसके लिए नोटिफिकेशन मिल जाए कि इतनी स्पीड से ज्यादा अगर वाहन चल रहा है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ऑटोमेशन जो है टेक्निक उसके माध्यम से जो वाहन वगैरह उसकी फिटनेस का टेस्ट कर लेना, ठीक है ना, उसके लिए जो है व्यवस्था की गई सभी राज्यों और यूटीज में। अभी जो हाल ही में पारित आपका एक एक्ट है मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का, उसमें जो है प्रौद्योगिकी का यूज करके जो भी वहां पर रूल्स और गाइडलाइंस है उनका सख्त प्रवर्तन करना, यातायात नियमों का अगर उल्लंघन किया जाए तो सख्त जो है वहां पर कार्यवाही करना और सख्त दंड का प्रावधान भी किया गया। इससे डेटरेंस क्रिएट होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गुड सैमरिटन जो है उसकी सुरक्षा के लिए दिशा निर्देश और मसौदा नियम लाया गया है वहां पर। ये नॉर्मल सी चीज है ना। आपका समैरिटन्स जो लिखा है समैरिटन्स बोलते हैं इसको, देख जाइएगा। इसको पब्लिश किया गया था जो एक्ट था आपका 2019 का। उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट जो 2019 का है उसमें जो है कैशलेस ट्रीटमेंट्स की बात की गई है विक्टिम्स के लिए जिनका एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाता है गोल्डन आवर के दौरान। स्वर्णिम समय मतलब वो समय जिनके दौरान उसकी मृत्यु होने से किसी व्यक्ति को बचाया जा सके। किसी व्यक्ति की जो मृत्यु होती है जितनी जल्दी अगर लोगों को पता चल गया कि इसका एक्सीडेंट हुआ उतनी जल्दी अगर उसको हेल्थ फैसिलिटी दे दी जाए तो वो बच सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए कैशलेस उपचार की व्यवस्था की गई है अगर गोल्डन आवर में है वो तो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है सुपर कंप्यूटर परम शक्ति है यहाँ पर। तो राष्ट्रीय जो सुपर कंप्यूटर मिशन है हमारा सुपर कंप्यूटिंग मिशन, उसके अंतर्गत IIT खड़गपुर में पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर परम शक्ति का उद्घाटन किया गया है। ये पेटा स्केल है, ये याद रखिएगा। ये राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत राष्ट्र को समर्पित किया गया है। ये किसकी पहल है? तो जो मीटी है हमारी और जो साइंस एंड टेक हमारा डिपार्टमेंट है उसकी ये संयुक्त पहल है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग। अब हम नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है।
तो 2015 में इसको जो है ये लागू किया गया, घोषणा की गई इसकी मीटी के द्वारा। इसके अंतर्गत 2022 तक 73 स्वदेशी सुपर कंप्यूटर का जो है स्थापना किया जाना था, उसकी घोषणा की गई थी। ये 7 साल का कार्यक्रम था। इसमें जो मतलब वर्थ जो है इसका मॉनेटरी टर्म्स में 4500 करोड़ है। और इसके द्वारा इसको इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, तो आपको पता होगा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है, तो भारत में विभिन्न जो शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान है उनको हाई स्पीड वाले नेटवर्क से जोड़ना, और यहां पर जो है हाई परफॉर्मिंग जो आपके उच्च प्रदर्शन वाले कंप्यूटर सेंटर हैं उनका एक समूह जो है इंटीग्रेटेड मैनर में डेवलप करना। ठीक है, इसके द्वारा राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क भी इसको बोला गया है। ठीक है, इसके द्वारा जो इस मिशन में क्षमता और क्षमता मशीनें दोनों शामिल है, मतलब क्षमता का निर्माण करना है, क्षमता का उन्नयन करना है, और मशीनों के संदर्भ में भी हमारी कैपेबिलिटी को बढ़ाना है। ठीक है, अब यहां पर 3 पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर इसमें शामिल हैं। इसके द्वारा जो है सुरक्षित और विश्वसनीय जो कनेक्टिविटी है भारतीय नेटवर्क के अंतर्गत उसको जो है वहां पर स्थापित करना है और प्रदान करना है। इसका एक उद्देश्य ये भी है। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जो पहल है उसके लिए ये बहुत बड़ा समर्थन जो है, या उसके लिए बहुत ही ज्यादा ये सहायक जो है साबित हो सकता है। इसके बाद जो परम शिवाय है वो भारत में IIT BHU में स्थापित स्वदेशी रूप से बनाया गया पहला क्या है, क्या है ये आपका पहला सुपर कंप्यूटर है जो इंडिजिनसली असेंबल्ड करके लगाया गया, स्थापित किया गया IIT BHU में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। इंडिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर उसका नाम परम प्रवेग है। इसको हमने आपका अभी कवर भी किया था, पिछले कुछ दिनों में ही इसको कवर किया गया है ना। और ये स्थापित किया गया है IISc बेंगलुरु में। और जो आपका टॉप 500 है उसके अकॉर्डिंग जो डेटा है, जो फुगाकू सुपर कंप्यूटर है जापान का, वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है इलीगल माइनिंग से रिलेटेड है। तो अभी हाल में ही मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने जो है यहाँ पर इलीगल माइनिंग की पुनर्वीक्षा के लिए, उसकी जो है आपकी समीक्षा के लिए, उसको चेक करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए जो है अभी कुछ जो है इनिशिएटिव्स लिया है, उसको हम लोग देखेंगे। तो जो खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 है उसकी जो धारा है 23C, उसके अंतर्गत राज्य सरकारों को ये आपका एम्पावर्ड किया गया है कि जो भी इलीगल माइनिंग हो रही है, परिवहन उनका जो इलीगल हो रहा है, खनिजों का जो भंडारण इलीगल रूप से किया जा रहा है, उसको उसके रोकथाम के लिए वो अधिकार दिया गया है कि वो नियम रेगुलेशन वगैरह बना सकती है। और उस पर नियंत्रण करने के लिए अवैध खनन पर राज्य सरकार, विधायी और प्रशासनिक जो है उनको प्राधिकार दिया गया है, वो उन्हीं के दायरे में आता है, किसके, राज्य सरकार के। ठीक, अब माइंस और मिनरल जो आपका एक्ट है उसके संदर्भ में क्या क्या आपके यहाँ पर इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए जो है क्या क्या प्रावधान है वो देखेंगे। तो 2015 में जो आपका अमेंडमेंट किया गया, MMDR एक्ट जो लाया गया आपका, उसमें जो अमेंडमेंट किया गया उसमें जो दंड वगैरह है उसको और अधिक कठोर बनाया गया। इसकी जो धारा है 4.1 और 4.1A, अगर उसका उल्लंघन किया जाता है तो जुर्माने के रूप में 25,000 पर हेक्टेयर से उसको बढ़ा के 5 लाख प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। और जो कारावास की व्यवस्था है वो पहले 2 साल थी तो बढ़ा के 5 साल कर दी गई है। मतलब वहां पर जो है पेनलाइज करने के जो प्रावधान थे उसको बढ़ा दिया गया है। उसके बाद जो अधिनियम की धारा 30B है उसमें अगर इलीगल मान लीजिए माइनिंग हो रही है या ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या उसका स्टोरेज किया जा रहा है तो उसके लिए जो विशेष अदालतों का गठन किया गया है राज्य सरकारों के द्वारा, ताकि त्वरित वहां पर समाधान उपलब्ध कराया जा सके। इसके बाद आप देखेंगे कि जो खनिज संरक्षण और विकास नियम है 2017 के, उसमें जो नियम 45 है उसमें जितने भी खनिक हैं, व्यापारी हैं, स्टॉकिस्ट हैं, एक्सपोर्टर हैं या जो खनिजों के अंतिम यूजर हैं, उनके लिए जो हमारी भारतीय खान ब्यूरो है उनके साथ रजिस्ट्रेशन करना आवश्यक बना दिया गया, अनिवार्य बना दिया गया। और जो ये आपके ऑनलाइन रिटर्न है वो भी जो है उनको जमा करना अनिवार्य बना दिया गया है। इसके बाद जो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है उसने इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के थ्रू क्या किया है, डेवलप किया है माइनिंग सर्विलियंस सिस्टम। उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे और रिपोर्ट करेंगे वो कि कहां पर इलीगल माइनिंग एक्टिविटी हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट को बताएंगे ताकि एक्शन ले सके वो। ठीक है ना, तो ये आपका मॉनिटरिंग के लिए एक अच्छा आयाम है जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद यहां पर उपग्रह आधारित जो आपकी निगरानी प्रणाली है उसका उपयोग करके क्या करेंगे कि जो भी आपकी अवैध खनन गतिविधि है उसके बारे में पता लगाया जाएगा, फिर उनके खिलाफ कार्यवाही किया जाएगा। ये जो एक्ट है उसका जो सेक्शन है 23C, ठीक है ना, उसके अंतर्गत 21 जो स्टेट में जो आपकी गवर्नमेंट है, राज्य सरकार है, उन्होंने अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए नियम बनाए हैं। 22 राज्य सरकारें ऐसी हैं जिन्होंने सेटअप किया टास्क फोर्स, किस लिए, कंट्रोल करने के लिए इलीगल माइनिंग को। ठीक है ना,
और ये नॉर्मल सी चीज है। इसके बाद हम नेक्स्ट फेज की ओर आगे बढ़ेंगे जो हमारा एमसीक्यू से रिलेटेड है। तो पहला जो एमसीक्यू है आज का वो स्लीपिंग सिकनेस के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है, बताना कौन सा ट्रू है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि इसको अफ्रीकन जो ट्रिपैनोसोमियासिस के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो है आपका ये किसके कारण होता है, तो माइक्रोस्कोपिक आपका पैरासाइट है ना, जो स्पीसीज है किसका किसका बताइए, ये आपका ट्रैपेनोसोमा ब्रूसी बोला जाता है। ट्रिपैनोसोमा ब्रूसी प्रजाति के सूक्ष्म परजीवी के कारण होता है, ये भी स्टेटमेंट आपका ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है देखिएगा कि जो अफ्रीकन कंट्रीज है वहां पर ये आपका बहुत ज्यादा है फैला हुआ। तो जो टोगो आपका है देश, टोगो अफ्रीका में इस तरीके की नींद की बीमारी को खत्म करने वाला पहला देश बन गया। दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू है, तीसरा भी ट्रू है इसका। लास्ट जो आपका स्टेटमेंट है कि ये ट्रांसमिट किसके द्वारा होता है, तो तिसे आपका फ्लाई, मतलब ये आपका ग्लॉसिना स्पीसीज है, एक तरीके की मक्खी है आपकी, ये उसके द्वारा इसको ट्रांसमिट किया जाता है। और ये मक्खी पाई जाती है केवल कहां, सब सहारन अफ्रीका में। तो इसके चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है और इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है इसमें पूछा जा रहा है जो पोंग डैम है ना, पोंग डैम जो है आपका लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका, उसके बारे में स्टेटमेंट है, बताना है कि भैया कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला ये कि लोकेटेड है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी हिमाचल में, तो ये तो सही है आपका, गलत पूछा जा रहा है। दूसरा इसको डिक्लेयर किया गया एज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1983 में, ये भी ठीक है। तीसरा ये कि इसको डिक्लेयर किया गया रामसर साइट के रूप में 2002 में, ये भी ठीक है। लास्ट वन जो है आपका कि ये जो झील है उसको ब्यास नदी के द्वारा पोषित किया जाता है। तो चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। पूछा जा रहा है गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है, इसका आंसर आपका नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा क्योंकि सारे सही है स्टेटमेंट। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट जो एमसीक्यू है हमारा ट्रेजरी बिल से रिलेटेड है, ट्रेजरी बिल से रिलेटेड है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में गलत विकल्प का चयन करना है हमको। तो पहला ये कि इसको जो इशू किया गया था भारत में पहली बार 1917 में, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा जो है स्टेटमेंट कि इसका ऑक्शनिंग या नीलामी किसके द्वारा किया जाएगा, तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई, तो वही करता है। इसके बाद ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है, बिल्कुल याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म का मतलब 1 ईयर तक का है ना, तो 1 दिन 10 दिन 15 दिन से लेके जो है आपका 1 ईयर तक, ऐसा नहीं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है आपका, ठीक है। तो अल्पावधि ऋण साधन है, इंपॉर्टेंट है आपका, याद रखिएगा, तीनों स्टेटमेंट सही है। लास्ट वन जो है इसको इशू कौन करेगा, तो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट इसको इशू कर सकती है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑक्शनिंग के लिए रखा जाएगा आरबीआई करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं रख सकती इसको, ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट सही है। पूछा जा रहा है गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं है, आंसर इसका नन ऑफ द अबव हो जाएगा जो कि सी में दिया गया। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आज का और ये एमसीक्यू जो है लास्ट है हमारा आज का। इसमें जो स्टेटमेंट दिए गए उसमें बताना है कौन सा गलत है। तो सबसे पहला कश्मीर जो सैफरॉन है ये मेनली इसका प्रोडक्शन होता है जेएनके में, बिल्कुल ठीक है। दूसरा कंधमाल जो हल्दी है ये मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इसका जो होता है, ये मेन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है आपका कहां का, उड़ीसा का। दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। तीसरा जो पौंडम है आपका ये फेमस हैंडीक्राफ्ट है कहां का, मिजोरम का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। पौंडम जो है मिजोरम का प्रसिद्ध हस्तशिल्प है, ये भी सही है आपका। लास्ट वन जो है आपका खोला मिर्च जो है आपका ये मेनली इसका प्रोडक्शन होता है गोवा में। तो चारों स्टेटमेंट सही है। ये पूछ रहे हैं कि गलत कौन सा है, तो कोई भी गलत नहीं, इसका आंसर आपका नन ऑफ द अबव डी हो जाएगा। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।